हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईक्यू। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं और किन्हीं भी दो नंबर्स या दो नंबर से ज़्यादा नंबर्स के हम एलसीएम आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। आज हम समझेंगे कि जब नंबर्स फ्रैक्शन में दिया है यानी कि फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यानी जो भिन्न होती हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 2/3, 5/6। अब आपसे कहा जाए कि इन दो नंबर्स का आप एचसीएफ निकालिए। इन दो नंबर्स का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इनका एचसीएफ निकालना है हमें। तो आप याद रखिए, जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, यानी कि ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे कि जब एचसीएफ निकालना हो तो हम जो न्यूमरेटर है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब हमें नंबर्स फ्रैक्शन में दिए हैं और उनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या होता है कि जो ऊपर के जो न्यूमरेटर हैं उनका हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब इस नंबर में ऊपर के जो नंबर हैं यानी कि जो न्यूमरेटर हैं उनके जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और 5 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ आने वाला है वो आएगा 1 नंबर। जब दो नंबर्स हों और उनमें एचसीएफ निकालना हो और कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 सभी नंबर्स में होता है। अब नीचे के नंबर्स हैं यानी नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 3 और 6 का हम निकालेंगे एलसीएम। जब 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आने वाला है। तो इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 1/6, यानी कि 1/6 इन दो नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। अब हम इन्हीं दो नंबर्स का अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है? जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर के नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम न्यूमरेटर्स का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का फॉर्मूला होगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और अपॉन में क्या होगा? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम निकालते हैं न्यूमरेटर्स का, यानी कि जो अंश होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, और जो एचसीएफ निकालते हैं वो निकालते हैं हर का, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इन दो नंबर्स का ऊपर वालों के निकालेंगे हम एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम कितने आने वाला है? 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10। अब हम 3 और 6 का निकालेंगे क्या? एचसीएफ। तो 3 और 6 में कौन सा नंबर ऐसा जो कॉमन है? तो 3 में 3 है और 6 में भी 3 है, तो एचसीएफ कितने होने वाला है? 3 होने वाला है। तो हमने देखा कि इस नंबर का जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 1/6, और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम हुआ वो हुआ 10/3, यानी कि 10/3। तो इस तरीके से हम जब फ्रैक्शंस में नंबर दिए जाएं तो उनके हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब नंबर्स पॉइंट में दिए जाएं यानी दशमलव वाली संख्या दी जाए तो उनके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। जब नंबर्स पॉइंट में दिए जाएं तो उनके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 1.8, 0.54। अब आपसे कहा जाए कि इन दो नंबर्स का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और
LCM ज्ञात कीजिए। इन दो नंबर्स का आपको HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स में से जो पॉइंट हैं उनको हम हटाएंगे। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ के नीचे कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, क्योंकि जो पॉइंट लगा है वो यहाँ से देखेंगे, इकाई के अंक से देखेंगे, राइट हैंड साइड से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे जो पॉइंट है वो एक डिजिट बाद लगा है, तो नीचे एक जीरो आएगा पॉइंट हटाने पर। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे राइट हैंड साइड से, तो एक दो, यानी कि इसमें दो डिजिट बाद जीरो लगा है, तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा। तो यह वाला नंबर बन गया 18/10 और यह वाला नंबर बन गया 54/100। अब हमें जो कुछ नहीं निकालना हम वो निकाल सकते हैं आसानी से। अब आपसे कहा जाए कि HCF निकालो सबसे पहले, तो HCF निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हम निकालेंगे HCF। तो 18 और 54, 18 और 54 है, इनका हम क्या निकालेंगे, HCF। तो 18 में 18 है और 54 में भी क्या है, 18 है। तो जो HCF होने वाला है वो तो 18 होने वाला है। तो HCF में ऊपर डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 18, न्यूमरेटर में क्या हो गया, 18। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो नीचे वालों के नंबर का निकालेंगे हम LCM। तो 10 का और 100 का, यानी 10 और 100 का LCM कितना आएगा, तो 10 और 100 दोनों का LCM आएगा 100 ही। अब जो HCF मिला वो मिला 18/100। अब हम जो पॉइंट है उसको फिर से लगा देंगे, यहाँ पर नीचे कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो जो ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट लगेगा वो दो डिजिट बाद लगेगा, यानी कि जो 18 है इसमें पॉइंट लगेगा दो डिजिट बाद, तो एक डिजिट दो डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 0.18। इन दो नंबर्स का क्या हो जाएगा, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे इन दो नंबर्स का LCM। आपने समझ लिया कि HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम उनकी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक डिजिट बाद जीरो लगाए तो यहाँ पर एक डिजिट यानी कि एक जीरो आएगा, यहाँ पर दो डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पर दो जीरो आएंगे। जब नंबर्स इस तरीके से बन गए तो HCF निकालने के लिए हम जो न्यूमरेटर होते हैं यानी कि जो अंश होते हैं उनका हम HCF निकालते हैं। तो 18 और 54 में ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर था जो कॉमन था, तो 18 और 54 में 18 जो हाईएस्ट थे वो कॉमन थे, तो HCF तो आ गया 18। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि नीचे के नंबर्स का हम LCM निकालेंगे। तो 10 और 100 का जो LCM आएगा, LCM क्या होता है कि उस संख्या में 10 का भाग भी जाना चाहिए और 100 का भाग भी जाना चाहिए, तो 10 का भाग भी 100 में चला जाएगा और 100 का भाग भी 100 में चला जाएगा, तो LCM हो गया हमारा 100। जब हमने 100 लिख लिया तो हम वापस से पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अगर आंसर पॉइंट में दिया गया है तो हम पॉइंट वापस से लगा देंगे। तो जब दो जीरोज है नीचे तो दो डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से इस नंबर की हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे इन दो नंबर्स का ही LCM। तो इन दो नंबर्स के LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब फिर से वही करेंगे कि इनके पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें 10 नीचे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 100। तो यह कितना हो गया, 18/10 और कितना हो गया 54/100। तो LCM निकालने के लिए किया जाता है कि ऊपर के जो नंबर्स हैं यानी कि जो न्यूमरेटर्स हैं, अंश हैं, उनका निकालेंगे हम HCM। तो 18 और 54 का निकालेंगे LCM, तो 18 और 54 का LCM कितना आएगा, 54 ही आने वाला है। और नीचे के जो नंबर्स हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, हर हैं, उनका हम निकालेंगे HCF। तो 10 का और 100 का जो HCF आने वाला है वो 10 ही आएगा, क्योंकि 10 और 100 इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 10 ही है, क्योंकि हम 10 को लिख सकते हैं 10 गुणा 1 और इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है। इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी 10 कॉमन है, तो HCF हो गया 10। अब वापस से एक डिजिट, यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जो 54 है ये जीरो है तो एक डिजिट बाद है, यानी कि राइट हैंड साइड से देखेंगे तो एक डिजिट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इन दो नंबर्स का जो LCM आया वो है आया 5.4। इन दो नंबर्स का LCM हो गया है। तो इस तरीके से जब नंबर्स दशमलव में दिए जाएं तो उनके हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि HCF और LCM से किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक सवाल है, आपसे कहा जाए कि दो पानी के बिल हैं, यानी कि पानी खर्च करने पर जो बिल आते हैं, दो पानी के बिल हैं। एक बिल कितने का है, एक है बिल 27.50
रुपए का, और जो दूसरा बिल है वो है 13 रुपए का। तो हमारे पास दो बिल हैं, एक बिल है 27.50 रुपए का और दूसरा बिल है 13 रुपए का। आपसे कहा जाए हमें अब इन बिलों का भुगतान करना है, तो हमें मैक्सिमम ऐसा कितने रुपए का सिक्का होगा कि हम इस बिल को भी पूरा पूरा भुगतान कर सकें और इस बिल को भी पूरा पूरा भुगतान कर सकें। मान लो कि ऐसा कितने रुपए का सिक्का होगा कि पूरे पूरे रुपए भुगतान कर सकें, हम उस सिक्के के द्वारा इस दोनों रुपयों को हम पूरे पूरे रुपए में भुगतान कर सकें। तो इन सवालों में आपसे कहा जाए, ऐसे कहा जाएगा कि दो पानी के बिल 27.50 रुपए और 13 रुपए हैं, एक ही तरह के सिक्कों में भुगतान करना है। सबसे बड़ा सिक्का ज्ञात कीजिए जो इस्तेमाल किया जा सके। जब सवाल में लिख के आ जाए सबसे बड़ा सिक्का ज्ञात कीजिए या कोई सबसे बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए, तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों रुपयों को हम सबसे पहले पैसे में चेंज कर लेंगे। तो 27.50 रुपए और 13 रुपए, तो 27.50 रुपए और 13 रुपए को हम चलेंगे पैसों में चेंज। तो एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 27 रुपए में कितने हो जाएंगे 2700 पैसे, 50 पैसे और हैं, तो हमारे यहां से पैसे कितने मिले 2750 पैसे। जब यहां चेंज करेंगे तो एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 13 रुपए में कितने हो जाएंगे 1300 पैसे। तो पैसे बन गए हैं। अब दोनों जब नंबर पैसे में चेंज हो गए हैं तो अब इनको क्या कर देंगे, इनका हम निकाल लेंगे HCF। तो 2750 और 1300 को निकालेंगे हम HCF, तो इनका HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा तो वही बड़े से बड़ा सिक्का होगा जिसके द्वारा इन दोनों बिलों को पूरे पूरे में भुगतान किया जा सकता है। तो जब हम 2750 और 1300 का HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए हमें इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो इनके फैक्टर्स करेंगे, अब HCF आ जाएगा हमारा। तो हम इनके फैक्टर्स करके देखते हैं कि 200, यहाँ पे 275 है, ये जीरो लगाए 2750 हो गया, यहाँ पे 1300 है, तो इसके फैक्टर करके देखो तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 100। अब इसके भी फैक्टर करो, यहाँ पर है 275 और एक जीरो है, तो 275 है वो 25 से डिवाइड हो जाता है, तो 25 से कितनी बार में डिवाइड होता है 25 से 11 बार में डिवाइड हो जाता है। तो 275 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 11 और यहाँ से एक 10 रहेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो लगा है। आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे दोनों नंबर्स में कॉमन तो नहीं मिलना है, इसको और तोड़ लो एक बार कि 1300, 100 को लिख लो 50 गुणा 2। अब आप देखें कि यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 50 में 25 हो सकता है। अब 25 तो है पर यहाँ पर 50 है। आप देख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 को एक बार और तोड़ लो। तो अगर हम 10 को और तोड़ लेंगे, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और 25 और 2 का गुणा करें अगर हम, तो 25 और 2 गुणा का कितना हो जाएगा 50, और यहाँ है 11 गुणा 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 50 मिल रहा है हमें और यहाँ पर भी 50 मिल रहा है। तो जो हमारा HCF होने वाला है वो होगा हमारा 50 पैसे, 50 पैसे। तो 50 पैसा का सिक्का ऐसा सिक्का होगा जिसके द्वारा हम इन दोनों बिलों को पूरे पूरे भुगतान कर सकते हैं, यानी कि उनमें कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं आने वाला है। इन दोनों को हम पूरे पूरे 50 पैसे के सिक्के के द्वारा इन दो बिलों को भुगतान कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि दो पानी के बिल 27.50 रुपए और 13 रुपए के हैं, एक ही तरह के सिक्कों में भुगतान करने के लिए सबसे बड़ा सिक्का ज्ञात कीजिए जो इस्तेमाल किया जा सके। तो जब भी आपसे कहा जाए सबसे बड़ा कोई चीज याद कीजिए, तो उस तरीके के सवाल में हम हमेशा HCF निकालते हैं। तो यह सवाल आपको समझ में आया। अब हम दूसरा सवाल लेके देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो एक सवाल है कि एक आदमी ने निश्चित संख्या में आमों को 14 रुपए और 40 पैसे में खरीदा। कि कोई व्यक्ति है, उसने कुछ निश्चित आम है, पता नहीं है हमारे पास कि आम कितने हैं,
तो उसने 14 रुपये 40 पैसे में कुछ आमों को खरीदा। और आपसे कहा जाए और उसने 8 रुपए में कुछ आम, और उसने 8 रुपए में कुछ आम 44 पैसे 44 पैसे का लाभ 44 पैसे का लाभ कमाकर बेच दिए। उसने कुछ आम बेच दिए 8 रुपए में, और उसको उन आमों पर 44 पैसे का लाभ हो गया है। आम बेच दिए उसने। अब आपसे पूछ जा रखा है तो कम से कम उसके पास कितने आम बचे। तो कम से कम कितने आम उसके पास बचे हैं, यानी कि उसने जो कुछ आम बेच दिए हैं, अब उसने शुरुआत में जितने आम खरीदे थे वो वाले आम जो आम उसमें से हमने बेच दिए उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जो आम है कितने से कम कितने आम बचे। तो हमें आमों को जो है कम से कम बचाना है। अगर आम कम से कम बचाने हैं तो एक आम की प्राइस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आम हमारे पास कम से कम बचेंगे। क्योंकि मान लो हमारे पास 2 आम हैं, 2 आम हैं, अब एक आम की कीमत है 5 रुपए, तो 2 आम की कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपए। तो जब कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हमारे पास आम कम से कम बचेंगे। तो हमें यानी कि एक बड़ी कीमत निकालनी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी कीमत निकालनी है जिस वजह से हमारे पास आम कम से कम बचे। तो आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, क्योंकि हमें जो आम की कीमत है वो बड़ी से बड़ी निकालनी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह सवाल एचसीएफ का हो जाता है। तो हम इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आमों खरीदा है हमने, कुछ आम जो खरीदे हैं, सबसे पहले वो हमने खरीदे हैं 14 रुपए और 40 पैसे में। तो 14 रुपए 40 पैसे में कुछ आम खरीदे हैं। अब हमने 8 रुपए में कुछ आम बेच दिए। अगर हमने कुछ आम जो बेच दिए हैं वो 8 रुपए में बेच दिए और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 44 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अगर आप समझिए कि हमने 8 रुपए में कुछ आम बेचे हैं और हमें 44 पैसे का प्रॉफिट हो गया, तो आम की जो एक्चुअल कीमत होगी वो कितनी होगी कि अगर हम जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हम प्रॉफिट को घटा दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम लाभ को घटा दें, यानी कि जितने रुपए में हमने बेचे हैं उसमें से हम लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा कि जितने रुपए में हमने आम खरीदे थे। तो कुछ आम हमने कितने रुपए में खरीदे होंगे, कुछ आम जो हमने खरीदे हैं वो होंगे 8 रुपए माइनस 44 पैसे। तो जब हम 8 रुपए में से 44 पैसे घटा देंगे तो 8 रुपए में हो जाएंगे 800 पैसे, उसमें से हम 44 पैसे घटाने वाले हैं। जब 8 रुपए में से हम 44 पैसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 756 पैसे। तो जो हमने कुछ आम है वो हमने बेचे तो हैं 8 रुपए में, पर हमने जो कुछ आम है वो खरीदे कितने रुपए में होंगे 756 पैसे में, यानी कि 7 रुपए 56 पैसे में खरीदे होंगे और हमने उन्हें 8 रुपए में बेच दिए तो हमें 44 पैसे का प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास आम बचे कितने होंगे, तो जब हम आम बचे कितने हैं उसके लिए अब हमारे पास 756 पैसे के आम यहाँ पर बचे हैं, क्योंकि हमने कुछ आम बेच दिए, इतने रुपए के आम बेच दिए हमने और पहले हमने जो आम खरीदे थे वो इतने थे। तो इन दोनों का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन आमों की एक आम की कीमत हो जाएगी, इनमें से एक आम की कीमत हो जाएगी, वो होगी एचसीएफ। तो 1440 पैसे यहाँ पर हैं तो 756 पैसे यहाँ पर हैं, तो हम 1440 पैसे और 756 पैसे इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो 1440 और 756 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 36। जब 1440 और 756 का एचसीएफ हो गया 36, यानी कि जो 36 पैसे होगी वह एक आम की ज्यादा से ज्यादा कीमत होगी। जब हम एक आम की कीमत ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तभी हमारे पास कम से कम आम बचने वाले हैं। तो एचसीएफ 36 हो गया, यानी कि 36 जो है वो एक आम की ज्यादा से ज्यादा कीमत हो गई। अब हमारे पास आम कितने बचे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास इतने आम हमने इतने पैसे में खरीदे थे, अब इतने के हमने बेच दिए हैं तो हमारे पास जितने बचे हैं वही तो हमारे आम होंगे। तो हम पहले घटाएंगे 1440 में से 756 को घटा लेंगे
तो जब हम 1440 में से 756 घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा घटाने पर, 10 में 6 गया 4, यहाँ हो गया कितना 6 हो गया, 14 में 6 गया 8, और यहाँ से बचा हमारे पास, यहाँ पर हो गया 8, 14 में से 8 गया 6, तो हमारे पास 684 पैसे के आम हमारे पास बचे हैं। क्योंकि हमने 1440 पैसे के आम खरीदे थे, उसमें से हमने 756 पैसे के आम बेच दिए हैं, तो हमारे पास जो आम बचे हैं वो बचे हैं 684 पैसे के आम बचे हैं। अब एक आम की जो कीमत है वो कितनी निकली है, 36 पैसे। तो एक आम की कीमत है वो कितनी निकली है, 36 पैसे। तो हमारे पास कितने आम बचे हैं, तो अगर जो टोटल प्राइस है उसमें से हम एक आम की प्राइस का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास कितने आम बचे हैं। तो हमारे पास बचे हुए आम कितने हो जाएंगे, बचे हुए आम, तो बचे हुए आम बराबर क्या हो जाएगा कि टोटल जो हमारे पास बचे हैं, जो हमारे पास इतने पैसे के आम बचे हैं, इतने पैसे के कुछ आम बचे हैं पर हमारे पता नहीं है कितने आम बचे हैं, तो इतने पैसे के आम जो हमारे पास बचे हैं 684 पैसे के, उसमें हम एक आम की कीमत का भाग लगा देंगे। तो एक आम की कीमत कितनी निकली है, 36 रुपए 36 पैसे। यहाँ पर भी पैसे बचे हैं, तो जब 36 का डिवाइड हम 684 में लगाने वाले हैं तो इसका डिवाइड जाएगा इसमें 19 बार, 19 बार। तो हमारे पास कम से कम आम कितने बचे हैं, 19। तो इस सवाल में हमारे पास कम से कम 19 आम बचे हैं। इस सवाल में आपसे कहा गया था कि एक आदमी ने निश्चित संख्या में कुछ आम खरीदे, और कुछ आम जो खरीदे हैं वो हमने खरीदे हैं 14 रुपए 40 पैसे में। अब उसने 8 रुपए के आम बेच दिए और उसको उसमें 44 रुपए का पैसे का प्रॉफिट हो गया। जब उसने 8 रुपए में बेचे और 44 पैसे का प्रॉफिट हो गया, तो उसकी जो एक्चुअल आम की कीमत थी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, वो 8 रुपए तो नहीं थी, क्योंकि उसको 44 पैसे का प्रॉफिट हो गया है। तो उसकी जो कीमत थी वो कितनी होगी, 8 रुपए में से हम 44 पैसे घटा देंगे, तो 756 पैसे के वो आम थे। 14 रुपए 40 पैसे में से हमने 7 रुपए 56 पैसे के आम बेच दिए हैं, तो हमारे पास आम कितने बचे हैं, 14 रुपए 40 पैसे में से 7 रुपए 56 पैसे के हमने घटा दिए, तो हमारे आम बचे हैं 6 रुपए 84 पैसे के आम हमारे पास बचे हैं। अब यह आम जो बचे हैं वह कितने आम हैं, तो उसके लिए हमें एक आम की कीमत पता करनी होगी। तो एक आम की कीमत पता करने के लिए हमने पहले, हमारे पास थे 14 रुपए 40 पैसे और 7 रुपए 56 पैसे के हमने आम बेच दिए हैं, तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ वह संख्या होगी जो एक आम की ज्यादा से ज्यादा कीमत होगी। तो क्योंकि जो इनमें जो संख्या होगी, आम के पैसे होंगे वो इन्हीं में इन्वॉल्व होंगे, तो इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं हमने। तो इनका एचसीएफ आ गया 36 पैसे। जब इनका एचसीएफ 36 पैसे आ गया है, तो जो 36 पैसे है वो हो गई एक आम की कीमत। जब एक आम की कीमत हमें पता चल गई है और हमारे पास कुल जो पैसे बचे हैं वो हैं 684 पैसे, तो 684 पैसे में हम एक आम की कीमत का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास कुल आम कितने बच रहे हैं, 19। तो इस सवाल में जो आंसर आने वाला है वो 19, तो हमारे पास कम से कम 19 आम बचे हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे एचसीएफ से पूछे जाते हैं, एलसीएम के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।